नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे इस क्लास में स्वागत है। और आज हम आपको अपने इस क्लास में शब्दालंकार का पहला अलंकार अनुप्रास अलंकार लेकर के उपस्थित हुए हैं। तो पहले हम शब्दालंकार है क्या उसको देखेंगे और उसके अंतर्गत जो अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, विवक्षा जैसे अलंकार आते हैं उन अलंकारों को हम क्रमशः देखेंगे। यानी पहले क्रम से देखेंगे और पहले हम देखेंगे शब्दालंकार है क्या। ठीक, तो पहले आइए हम देखते हैं शब्दालंकार क्या है। ठीक, उसके अंतर्गत जो अलंकार आते हैं उनको हम क्रम से देखेंगे, लेकिन पहले हम शब्दालंकार है क्या उसको देखते हैं। तो देखिए, एक शब्द है शब्दालंकार, एक शब्द है शब्दालंकार। ठीक, शब्दालंकार। अब शब्दालंकार क्या है, इसका संध विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा क्या, शब्द धन अलंकार। ठीक, यानी शब्द धन अलंकार। शब्द क्या है, अक्षरों के मेल के या वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, वर्णों के सार्थक मेल, वर्णों का जो समूह बनता है और वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। यानी जो वर्णों के द्वारा या शब्दों के द्वारा चमत्कार दिखाता है, यानी शब्दाधन अलंकार। इसको यानी ये सीधे क्या हो जाएगा, यानी काव्य में शब्दों के द्वारा, काव्य में शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न करे उसे शब्दालंकार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे शब्दालंकार कहते हैं। वो क्या है शब्दालंकार, उसे क्या कहते हैं, ये शब्दालंकार हो गया। मतलब जो शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न करे उसे शब्दालंकार कहते हैं। ठीक, अब जैसे आप इसकी एक और समझ सकते हैं, काव्य में यानी क्या है, वह अलंकार जो काव्य में शब्दों के द्वारा, यानी क्या, वह अलंकार जो काव्य को शब्दों के द्वारा अलंकृत करे उसे या क्या है, शब्द अलंकार कहते हैं। ठीक, तो ये तो हो गया क्या, शब्द अलंकार। आप समझ गए होंगे। अब हम इसके अंतर्गत जो पहला अलंकार आता है, कौन सा आता है, वह आता है अनुप्रास अलंकार। उसको हम यानी देखेंगे कि शब्द अलंकार के अंतर्गत जो पहला अलंकार आता है वह कौन सा है, यानी वह है अनुप्रास अलंकार। तो पहला अलंकार के रूप में हम क्या देख रहे हैं, पेज नंबर 1 है, और पेज नंबर 1 में हम देख रहे हैं क्या, शब्दालंकार के अंतर्गत आने वाला पहला अलंकार कौन सा है, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार। ठीक, अब अनुप्रास शब्द का अर्थ क्या होता है, आवृत्ति होता है। ठीक, अनुप्रास शब्द का अर्थ क्या होता है, आवृत्ति होता है। ठीक, ये तो हो गया क्या, अनुप्रास अलंकार। अब अनुप्रास शब्द का अर्थ हम देख लेते हैं पहले। अनुप्रास शब्द का अर्थ क्या है, अनुप्रास शब्द का अर्थ है क्या, आवृत्ति। क्या है, आवृत्ति है। मतलब आवृत्ति का मतलब बार बार आना, बार बार आना। ठीक, यानी बार बार क्या है, आना क्या कहलाता है, आवृत्ति कहलाता है। अब अनुप्रास का लक्षण क्या होगा, यानी इसकी परिभाषा क्या होगी, यानी क्या परिभाषा हम देखते हैं, परिभाषा। ठीक, परिभाषा क्या होगी, जहाँ या जिस पंक्ति में, यानी जहाँ या जिस पंक्ति में एक वर्ण की आवृत्ति हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। यानी जहाँ या जिस पंक्ति में एक वर्ण की आवृत्ति हो, एक वर्ण की आवृत्ति हो वहाँ अनुप्रास
अलंकार होता है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक, यानी जहाँ या जिस पंक्ति में, जहाँ या जिस पंक्ति में यानी क्या एक वर्ण की आवृत्ति होती है वहाँ पर क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। अब इसकी एक परिभाषा और देख लेते हैं, साधारण वाली परिभाषा। यानी जहाँ जिस अलंकार में एक वर्ण की आवृत्ति बार बार, यानी एक वर्ण की आवृत्ति होती है, इसको ऐसे समझ लो, जिस अलंकार में एक वर्ण की आवृत्ति होती है, एक वर्ण की आवृत्ति होती है, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। उसे अनुप्रास अलंकार, उसे क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार कहते हैं, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। या आप इसको अलंकार के सार्थक शब्दों से जोड़ के अगर आप देखेंगे तो इसकी परिभाषा जो होगी, यानी क्या है, यानी वह अलंकार जो काव्य में यानी वर्णों के द्वारा काव्य को अलंकृत करे, वह क्या है, अर्थालंकार है। यानी वह अलंकार जो काव्य को वर्णों की आवृत्ति से, यानी वर्णों की आवृत्ति से शोभा बढ़ाए, उसे क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार कहते हैं। यानी वह अलंकार जो वर्णों की आवृत्ति से काव्य की शोभा बढ़ाए, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ये तीन हमने यहाँ पर इनकी तीन परिभाषा बताई है। वह अलंकार जो वर्णों की आवृत्ति से काव्य की शोभा बढ़ाए, उसे क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार कहते हैं। वह अलंकार यानी जहाँ या जिस यानी क्या, जहाँ या जिस पंक्ति में वर्ण की आवृत्ति हो, वहाँ पर कौन सा अलंकार, अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक, उसके बाद यानी जिस अलंकार में वर्ण की आवृत्ति हो, वहाँ पर कौन सा अलंकार, अनुप्रास अलंकार। तो ये तो हमने तीन परिभाषा बताई, जो भी आपको पसंद आए। उसके बाद अब हम देखते हैं, इसके उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, इसके क्या है, उदाहरण देख लेते हैं। और अनुप्रास के भेद हम देखेंगे अगले क्या पेज में। पहले हम क्या उदाहरण इसके देख लेते हैं, कौन कौन से हैं। ठीक, कहाँ पर वर्ण की आवृत्ति हो रही है, देखिए, मुदित महीपत। ठीक, मुदित महीपति, मुदित महीपति मंदिर आए, मंदिर आए। ठीक, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। ठीक है, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। अब यहाँ पर देखिए, इस पंक्ति में किस वर्ण की आवृत्ति हुई है, मा वर्ण की हुई है। इस पंक्ति में किसकी आवृत्ति हुई है, सा वर्ण की हुई है। ठीक, यानी यहाँ पर देखिए, यानी इस पंक्ति में किसकी आवृत्ति हुई है, तो इस पंक्ति में जो आवृत्ति हुई है, किसकी आवृत्ति हुई है, किसकी आवृत्ति हुई है, तो इसमें क्या है, माँ वर्ण की आवृत्ति हुई है। माँ वर्ण की आवृत्ति किसकी हुई है, तो माँ वर्ण की हुई है। इस पंक्ति में किसकी आवृत्ति हुई है,
तो इस पंक्ति में जो आवृत्ति हुई है वह किसकी हुई है? सा वर्ण की हुई है। ठीक है, किसकी हुई है? सा वर्ण की हुई है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माँ आया है, मुदित में माँ, महीपत में माँ, मंदिर में माँ। ठीक, 3 बार हो गया। सेवक में सा, सचिव में सा, सुमंत में सा। तो यहाँ पर क्या है? यानी क्या दूसरी पंक्ति में सा वर्ण की आवृत्ति हुई है, पहली पंक्ति में माँ वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। ठीक, अनुप्रास अलंकार है। ठीक, उसके बाद ये तो पहला उदाहरण था, दूसरा उदाहरण हम देख लेते हैं। ठीक, दूसरा उदाहरण देखते हैं। जैसे तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय, जैसे है तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाई। ठीक, बहु छाई। ठीक, अब यहाँ पर देखिए इस पंक्ति में किसकी आवृत्ति हुई है? तो इस पंक्ति में ता वर्ण की आवृत्ति हुई है। ठीक, ता वर्ण की आवृत्ति हुई है, तो इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। उसके बाद तीसरा हम देख लेते हैं। तीसरा देखते हैं क्या? चारु चंद की चंचल किरणें, चारु चंद की चंचल किरणें। ठीक, खेल रही हैं जलथल में, पूरी लिख लेते हैं। किरणें खेल रही हैं जल थल में। ठीक, अभी ठीक है, इसमें किसकी आवृत्ति हुई है? तो देखिए चा चा चा, मतलब चारु में चा, चंद में चा, चंचल में चा। ठीक है, यहाँ पर भी चा। तो यहाँ पर किसकी आवृत्ति हुई है? तो यहाँ पर चा वर्ण की आवृत्ति हुई है। किसकी हुई है? इसमें चा वर्ण की आवृत्ति हुई, तो यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। उसके बाद अगला है भारत भातु भारत सर्वथा। ठीक, चौथा हम देख लेते हैं कौन सा? भारती भारती भातु। ठीक है, भारती भारतु भातु सर्वथा, भारती भारतु भात सर्वथा। इसमें भी किसकी आवृत्ति हुई है? इसमें भी भा की आवृत्ति हुई है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर कौन से वर्ण की आवृत्ति हुई है? तो भा वर्ण की हुई है, भा वर्ण की आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पर भी हो गया। उसके बाद क्या? महामना मदन मोहन मालवीय। पांचों उदाहरण हम देख लेते हैं कौन सा है? महामना मदन मोहन मालवीय, मालवीय। इसमें किस वर्ण की आवृत्ति हुई है? तो इसमें माँ वर्ण की हुई है। ठीक, माँ वर्ण की आवृत्ति हुई है। ठीक, जैसे महामना में ठीक माँ आया, मदन में माँ आया, मोहन में माँ आया, मालवीय में माँ आया। तो यहाँ पर भी क्या है? तो ये तो थे क्या है? ये तो थे अनुप्रास अलंकार के उदाहरण। हमने यहाँ पर अनुप्रास अलंकार के 5 उदाहरण बताए। जो भी आपको पसंद आए आप अपनी इच्छा अनुसार यानी क्या समझ लीजिए, यानी कि आप बार बार उसको प्रैक्टिस कर लीजिए या बार बार इसको देख लीजिए। ठीक, तो ये तो हो गया क्या? अनुप्रास अलंकार। अगले पेज में हम अनुप्रास अलंकार के भेद देखेंगे। मतलब अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। अनुप्रास 5 प्रकार के होते हैं। ठीक, तो इसको हम अगले पेज में देखेंगे कौन कौन से होते हैं। छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, लाटानुप्रास यानी अंत्यानुप्रास, इनको हम अगले पेज में देखेंगे। ये पेज नंबर क्या है? पहला था। इसको एक बार हम रिपीट पहले कर लेते हैं, उसके बाद फिर इसको हम मिटाएंगे। अनुप्रास अलंकार है, पेज नंबर 1 है। अनुप्रास शब्द का अर्थ क्या है? आवृत्ति या बार बार आना। ये क्लियर। परिभाषा क्या है? जहाँ या जिस पंक्ति में एक वर्ण की आवृत्ति हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। यानी आवृत्ति का मतलब वही बार बार आए। ठीक, बार बार आ जाए। उसके बाद साधारण या संक्षिप्त रूप में हमने परिभाषा देखा क्या? जिस अलंकार में एक वर्ण की आवृत्ति हो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अगला, वह अलंकार जो वर्णों की आवृत्ति यानी क्या? जो वर्णों की आवृत्ति से काव्य की शोभा बढ़ाए उसे क्या कहते हैं? यानी जो वर्णों की आवृत्ति से काव्य की शोभा बढ़ाए उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। उदाहरण क्या है? मुदित महीपत मंदिर आए,
सेवक सचिव सुमंत बुलाए, यहाँ मुदित में माँ, महीपत में माँ, मंदिर में माँ की आवृत्ति हुई है। सेवक में सा, सचिव में सा, सुमंत में सा आया है, तो यहाँ पर भी क्या है, यानी यहाँ पर वर्ण की आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार। तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहुचाई, इसमें ता वर्ण की आवृत्ति हुई है। चारु चंद की चंचल किरणें, इसमें चा वर्ण की आवृत्ति हुई है। भारती भारतु भात सर्वथा में भा वर्ण की आवृत्ति। महामना मदन मोहन मालवीय में मा वर्ण की आवृत्ति हुई है। अतः इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है, यहाँ पर जो है यानी अनुप्रास अलंकार है। अब हम पेज नंबर 2 में देखेंगे अनुप्रास अलंकार के भेद या अनुप्रास अलंकार के प्रकार कौन कौन से हैं। ठीक, तो हम अनुप्रास अलंकार के प्रकार देखेंगे पेज नंबर 2 में कौन कौन से हैं, और फिर वो यानी उनकी परिभाषा देखेंगे, उनसे संबंधित उदाहरण देखेंगे और उनको भी इसी तरह स्पष्टता से समझते चलेंगे। ठीक, और यदि आपको हमारा यह क्लास समझ में आ रहा है तो आप हमारे चैनल जो यूट्यूब पर ज्ञान गुरु हिंदी 97 के नाम से उपलब्ध है आपकी सेवा में, उसको आप सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए। जहाँ ना समझ में आए, अगर समझ में आ रहा है तो आप उससे जुड़ने का भी अथक प्रयास कीजिए। ठीक, तो अगले पेज में हम देखेंगे अनुप्रास अलंकार के प्रकार कौन कौन से हैं या भेद कौन कौन से हैं। ठीक, अनुप्रास अलंकार के प्रकार या भेद। ठीक, अनुप्रास अलंकार के भेद या प्रकार, अनुप्रास अलंकार के भेद या प्रकार। अब देखिए अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। अनुप्रास अलंकार के कितने भेद, 5 भेद। ठीक, अब इसको हम देख लेते हैं, यानी अनुप्रास अलंकार के भेद कितने होते हैं, तो 5 होते हैं। ठीक, 5 कौन कौन से होते हैं, इनको हम क्या है एक ग्राफ के माध्यम से देख लेते हैं, मतलब एक यहाँ पर स्ट्रक्चर के माध्यम से देख लेते हैं कि पहला कौन सा हो सकता है। यानी इसके अनुप्रास अलंकार के भेद कितने हैं, तो अनुप्रास अलंकार के भेद जो हैं ये हैं कितने, 5 भेद हैं। ठीक, 5 भेद हैं। पहला कौन सा है, पहला भेद है इसमें छेकानुप्रास, छेकानुप्रास, छेकानुप्रास अलंकार। ठीक, दूसरा कौन सा है, दूसरा जो है इसमें वह है छेकानुप्रास के बाद क्या है, लाटानुप्रास, लाटानुप्रास अलंकार, लाटानुप्रास अलंकार। ठीक, उसी क्रम में तीसरा कौन सा है, तीसरा अलंकार जो है, तो तीसरा अलंकार जो है वह है क्या, यानी वृत्त्यानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास। ठीक है, वृत्त्यानुप्रास है। उसी क्रम में चौथा कौन सा है, चौथा हम देख लेते हैं, चौथा जो है श्रुत्यानुप्रास है। ठीक, वृत्त्यानुप्रास, उसके बाद चौथा जो है वह है क्या है, श्रुत्यानुप्रास है, श्रुत्यानुप्रास अलंकार। ठीक है, श्रुत्यानुप्रास अलंकार, इसमें भी अलंकार जोड़ लीजिए, अलंकार। उसके बाद पांचवा जो है उसको हम क्लियर कर लेते हैं, पांचवा कौन सा है, तो पांचवा जो है अंत्यानुप्रास, पांचवा कौन है, अंत्यानुप्रास प्रास अलंकार, अंत्यानुप्रास अलंकार। ठीक, ये तो हो गए क्या है, ये हो गए अनुप्रास अलंकार के प्रकार या भेद। अनुप्रास अलंकार के प्रकार या भेद, कितने भेद या कितने प्रकार, तो अनुप्रास अलंकार के 5 भेद 5 प्रकार। ठीक है, मतलब वही भेद वही प्रकार। ठीक, कौन कौन से, पहला छेकानुप्रास, दूसरा लाटानुप्रास, तीसरा अब क्या वृत्त्यानुप्रास, चौथा जो है श्रुत्यानुप्रास और अंतिम जो है अंत्यानुप्रास। ये 5 भेद हो गए। ठीक, अब इनको हम अगले पेज में क्या देखेंगे, ये पेज नंबर 2 था, यानी क्या ये पेज नंबर 1 नहीं, पेज नंबर 2 है। अब पेज नंबर 3 में हम देखेंगे एक एक अलंकारों को, यानी क्या है अनुप्रास अलंकार के एक एक अलंकार को हम अगले पेज में देखेंगे। ठीक, तो ये पेज नंबर 2 था, जिसमें हम पेज नंबर 2 में क्या देखें, यानी पेज नंबर 2 में हमने देखा है अलंकार यानी कि अनुप्रास अलंकार के भेद। ठीक, अब पेज नंबर
हम 3 में देखेंगे, ठीक है। पेज नंबर 3 में देखेंगे एक एक अलंकार को। तो जिसमें पहला अलंकार कौन सा रहेगा? छे का अनुप्रास, ठीक। पहला कौन सा रहेगा? छे का अनुप्रास। अब छे का अनुप्रास अलंकार कौन सा है, किसे कहते हैं, इसको हम देख लेते हैं, ठीक। पहला कौन सा है? छे का अनुप्रास अलंकार, ठीक। पहला अलंकार कौन सा है? तो पहला अलंकार है छे का अनुप्रास अलंकार, छे का अनुप्रास अलंकार। अब छे का अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या है? परिभाषा भी ध्यान दीजिए, ठीक। छे का अनुप्रास अलंकार की, छे का अनुप्रास के अलंकार की परिभाषा है, जहाँ स्वरूप और क्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो। जहाँ स्वरूप, ठीक, मतलब जहाँ स्वरूप और क्रम, जहाँ स्वरूप और क्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति, व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो, वहाँ छे का अनुप्रास अलंकार होता है। छे का अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। इसमें व्यंजन वर्णों को का उसी क्रम में प्रयोग होता है। और इसमें एक और समझ लीजिए, इसमें व्यंजन वर्णों का उसी क्रम में प्रयोग होता है, उसी क्रम में प्रयोग होता है, ठीक। इसमें व्यंजन, जहाँ स्वरूप और क्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो, ठीक, वहाँ छे का अनुप्रास अलंकार होता है। इसी, ठीक है, इसी मतलब इसमें, इसी नहीं, इसमें, ठीक है, इसमें व्यंजन वर्णों, यानी इसमें व्यंजन वर्ण उसी क्रम में प्रयोग होता है, यानी इसमें व्यंजन वर्णों का, ठीक, इसमें व्यंजन वर्णों का क्रम में प्रयोग होता है, मतलब इसमें व्यंजन वर्णों का क्रम में प्रयोग होता है, ठीक। अब देखिए, जैसे इसका उदाहरण समझ लीजिए, रीझ रीझ हंसी 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 उठे। उदाहरण क्या है? उदाहरण, ठीक, रीझ ठीक, रीझ रीझ रहासी रहासी ठीक है, हंसी हंसी ठीक, उठें, यानी रीझ रीझ। अब यहाँ पर देखिए क्या व्यंजन, क्या है, जहाँ स्वरूप और क्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति। अब यहाँ पर देखिए रीझ मतलब रा का, झा का, रा का, हा का क्रम में क्या है, प्रयोग हुआ है, मतलब आवृत्ति हुई है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया है? यहाँ पर जो है छे का अनुप्रास अलंकार हुआ है। यानी जहाँ पर व्यंजनों की आवृत्ति क्रम से हो, मतलब क्रमवत हो, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? छे का अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक।
और यहाँ पर देखिए आप क्या है, यहाँ पर रीझ रहासी रहासी यानी छः का अनुप्रास, क्योंकि व्यंजन की आवृत्ति हुई है, ठीक है, क्रम से हुई है। और यहाँ पर देखिए रीझ के बाद रीझ आया, राज के बाद रास आया, हंसी के बाद हंसी का आया, तो यहाँ पर व्यंजन वर्णों की आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पर क्या हो गया है, छः का अनुप्रास अलंकार हुआ। देखिए यहाँ से यहाँ, उसके बाद यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ठीक, यहाँ पर क्या है, यानी आवृत्ति हुई है कि नहीं हुई, यहाँ पर भी आवृत्ति है, यहाँ पर भी आवृत्ति है, उसी वर्ण की यहाँ पर भी आवृत्ति है, तो यहाँ कौन सा है, छः का अनुप्रास अलंकार हुआ, ठीक है। उसके बाद ये तो पहला था। अब हम दूसरा भेद देख लेते हैं, क्या है, लाटा अनुप्रास देखते हैं कौन सा है, या पहले हम देखेंगे, ये तो पहला था। अब हम दूसरा जो भेद देखेंगे वह भेद कौन सा है, दूसरा देखते हैं कौन सा है, वृत्त्यानुप्रास, ठीक है, दूसरा देखेंगे वृत्त्यानुप्रास अलंकार, वृत्त्यानुप्रास अलंकार, ठीक। इसकी परिभाषा क्या है, इसकी परिभाषा है, ठीक, वृत्त्यानुप्रास की परिभाषा क्या है, तो वृत्त्यानुप्रास अलंकार की परिभाषा, जहाँ एक व्यंजन की आवृत्ति एक बार या अनेक बार हो वहाँ वृत्त्यानुप्रास होता है। यानी जहाँ एक व्यंजन की आवृत्ति एक बार, ठीक है, यानी व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो, मतलब आवृत्ति एक या अनेक बार हो वहाँ, ठीक, वहाँ वृत्त्यानुप्रास अलंकार, वहाँ वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है, ठीक। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं। तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाये, वृत्त्यानुप्रास है क्योंकि यहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति हुई है, तो इसका उदाहरण भी आप देख लीजिए क्या है, इसका उदाहरण है कौन सा है, यहाँ पर तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाई, ठीक। अब यहाँ पर देखिए क्या एक वर्ण क्या एक या अनेक बार, मतलब ये देखिए क्या, जहाँ एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो वहाँ पर, मतलब एक बार हो या अनेक बार हो वहाँ पर क्या, तो यहाँ पर ता वर्ण की आवृत्ति क्या एक बार नहीं, यानी एक से अधिक बार हुई, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, यहाँ पर जो है यानी क्या है, अलग छः का अनुप्रास के बाद यहाँ पर वृत्त्यानुप्रास, वृत्त माने बार बार आना, ठीक, यानी वृत्तों में आना, यानी एक के बाद एक आना, वही उसी वर्ण को खिंच, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, वृत्त्यानुप्रास अलंकार हो गया। तो ये तो हो गया क्या, यानी अनुप्रास अलंकार के दो भेद हो गए। एक बार हम क्या, ये पेज नंबर 3 है, पेज नंबर 3 पर हम देख रहे हैं, एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। हम इस पेज नंबर 3 में क्या देख रहे हैं, अनुप्रास अलंकार के पेज नंबर 3 के क्रम में छः क्या अनुप्रास अलंकार के भेद देख रहे हैं। उसमें पहला भेद कौन सा है, छः का अनुप्रास। परिभाषा क्या है, जहाँ स्वरूप और क्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो वहाँ छः का अनुप्रास अलंकार होता है। इसमें व्यंजन वर्णों का क्रम में प्रयोग होता है। अब यहाँ पर देखिए व्यंजन वर्णों का क्रम से प्रयोग हुआ है और एक के बाद एक क्या है, शब्द आए हैं, क्रम से आवृत्ति हुई है, मतलब रीझ रीझ क्रम से यानी आवृत्ति हुई है, रास रास आवृत्ति हुई है, हंसी हंसी आवृत्ति हुई है और व्यंजन की भी आवृत्ति हुई है। तो यहाँ पर कौन सा है, छः का अनुप्रास है। वृत्त्यानुप्रास यानी जहाँ एक व्यंजन की आवृत्ति एक बार हो, मतलब जहाँ एक व्यंजन की आवृत्ति एक हो या अनेक बार हो वहाँ कौन सा है, वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है, ठीक। उदाहरण कौन सा है, तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाये, तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाये, ठीक, ये तो क्लियर हो गया। उसके बाद अभी 3 भेद बच रहे हैं, उनको हम अगले पेज में देखते हैं, ठीक।
उनको हम अगले पेज में देख रहे हैं। और यदि आपको हमारा यह पढ़ाया समझ में आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी करिए, कि जिससे यह ज्ञात होता रहे कि यानी कौन कौन से बच्चे ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद अगला हम देखेंगे कौन सा है, वृत्यानुप्रास के बाद देखेंगे श्रुत्यानुप्रास अलंकार, और पेज नंबर 4 पर। ठीक, कौन सा अलंकार देखेंगे, श्रुत्यानुप्रास अलंकार। अगला जो है वह कौन सा है, श्रुत्यानुप्रास। ओ ठीक, अगला हम देख लेते हैं कौन सा, चलो अंत्यानुप्रास अलंकार ही देख लेते हैं। कौन सा देख लेते हैं, अंत्यानुप्रास अंत्यानुप्रास अलंकार, अंत्यानुप्रास अलंकार। ठीक, अब इसकी परिभाषा क्या है, इसकी परिभाषा, ठीक, इसकी परिभाषा क्या है, परिभाषा है जब छंद के शब्दों के अंत में, जब छंद के शब्द के, मतलब जब छंद के शब्दों के अंत में, मतलब शब्दों के अंत में मतलब जब छंद के शब्द, मतलब काव्य के छंद क्या है, काव्य या छंदों के शब्द के अंत में स्वर यानी क्या, अंत में समान स्वर या व्यंजन की आवृत्ति हो, समान स्वर या व्यंजन की आवृत्ति हो, ठीक है, आवृत्ति हो तो वहाँ अंत्यानुप्रास अलंकार होता, तो वहाँ अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, तो वहाँ पर अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, तो वहाँ पर अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। ठीक, उसके बाद ये तो हो गया क्या, अब हम इसके उदाहरण देख लेते हैं। यानी जब छंद के शब्दों के अंत में, यानी क्या है, जब छंद के शब्दों के अंत में स्वर या व्यंजन की आवृत्ति हो, वहाँ अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। ठीक, अब इसके हम उदाहरण देख लेते हैं, कौन से उदाहरण भी हम क्लियर कर लेते हैं। ठीक, उदाहरण जैसे उदाहरण क्या होगा इसका, जो है कहत, यानी कहत नटत रीझत खीझत। देखिए, कहत नटत रीझत खीझत, मिलत खिलत। ठीक है, यानी मिलत खिलत, मिलत खिलत, लजियात। ठीक, पहली पंक्ति से ही समझ लेते हैं। देखिए अंत में क्या है, अभी छंद के शब्दों के अंत में समान स्वर है, तो देखिए यहाँ पर समान स्वर आया कि नहीं आया, सबके अंत में ता है और समान स्वर आने के कारण यहाँ पर कौन सा है, अंत्यानुप्रास अलंकार है। यानी कहत नटत रीझत खीझत मिलत खिलत लजियात, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर जो है सबके अंत में ता आया है, ता वर्ड आया है। ठीक, ता वर्ड आया है अंत में, तो यहाँ पर कौन सा हो गया, तो यहाँ पर जो हो गया है वह हो गया है अंत्यानुप्रास, सबके अंत में आया। ठीक, तो सबके अंत में ता वर्ण की आवृत्ति हुई है, तो इसलिए यहाँ पर अंत्यानुप्रास अलंकार है। ये तो था क्या है, तीसरा। अब हम चौथा देख लेते हैं, चौथा कौन सा है, तो चौथा है लाटानुप्रास अलंकार। लाटानुप्रास अलंकार, ठीक है, लाटानुप्रास अलंकार। ठीक, अब इसकी परिभाषा क्या है, लाटानुप्रास अलंकार की परिभाषा देख लेते हैं। लाटानुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या है,
तो लाटानुप्रास अलंकार की परिभाषा है, जब एक शब्द या वाक्य खंड, जब एक शब्द या वाक्य खंड, जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति ठीक है, आवृत्ति उसी अर्थ में हो पर, मतलब उसी अर्थ में हो पर तात्पर्य या अन्वय, ठीक है, तात्पर्य या अनन्वय, ठीक है, या अन्वय माने होता है मेल, यहाँ पर समझ लीजिए मेल, अन्वय का मतलब क्या होता है मेल, ठीक, यानी अन्वय में भेद, ठीक हो तो वहाँ, ठीक है, वहाँ पर लाटानुप्रास अलंकार, वहाँ पर लाटानुप्रास अलंकार होता है। वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? लाटानुप्रास अलंकार होता है। अब उदाहरण देखिए, वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे, इसका उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण कौन सा है? ठीक, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ पर देखिए क्या है, यानी यहाँ पर क्या मनुष्य दो बार आया है, दो बार इसकी आवृत्ति हुई है, तो यहाँ मनुष्य का अर्थ है क्या है? कर्ता, ठीक, यानी यहाँ पर वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, तो यहाँ पर मनुष्य का अर्थ क्या लगाया गया है? तो यहाँ पर मनुष्य का जो भाव लगाया गया है वह किसके लिए है? यानी क्या है, मनुष्य शब्द की आवृत्ति के हुई है, किंतु दोनों का अर्थ आदमी है, ठीक है, किंतु इसका दोनों का अर्थ क्या है? आदमी है। दोनों का भाव क्या लगाया गया? आदमी लगाया गया है, आदमी से जोड़ा गया है, किंतु ये हो जाता है कर्ता, ये होता है क्या? कर्ता, और ये हो जाता है क्या? संप्रदान, ये होता है क्या? संप्रदान। इस कारण यहाँ पर क्या है? लाटानुप्रास है। अन्वय की दृष्टि से, मतलब देखेंगे अन्वय की दृष्टि से, अगर आप देखेंगे तो अन्वय की दृष्टि से देखने पर यहाँ पर क्या पहला हो जाता है आदमी जो है कर्ता हो जाता है, और दूसरा क्या हो जाता है? संप्रदान हो जाता है। इसलिए यहाँ पर क्या है? लाटानुप्रास अलंकार होता है, ठीक। अब एक बच रहा है श्रुत्यानुप्रास, उसको हम अगले पेज में देख ले रहे हैं, यानी ये पेज नंबर 4 था, यानी पेज नंबर ये 4 था। एक बार इसको हम दोहरा लेते हैं। पेज नंबर 4 में हम देख रहे हैं अंत्यानुप्रास अलंकार और लाटानुप्रास अलंकार। परिभाषा क्या है? जब छंद के शब्दों के अंत में समान स्वर या व्यंजन की आवृत्ति हो, वहाँ अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे नटत कटत रीझत कीजत मिलत खिलत रजियात। अब यहाँ पर सब के अंत में किसकी आवृत्ति हुई है? ताकी हुई है। लाटानुप्रास अलंकार, जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में हो, तात्पर्य अन्वय में भेद हो, तो वहाँ लाटानुप्रास अलंकार। तो तात्पर्य और क्या अन्वय में क्या है? भेद है। तात्पर्य और अन्वय में भेद लगाया गया है। यहाँ एक आदमी का क्या अर्थ लगाया गया? कर्ता से जोड़ा गया है, और दूसरे आदमी को संप्रदान से जोड़ा गया है, इसलिए यहाँ पर जो है लाटानुप्रास अलंकार है। अब अगले पेज में एक बच रहा है, उसको हम क्लियर कर लेते हैं, जो यानी अनुप्रास अलंकार का अंतिम भेद है वह कौन सा है, उसको हम अगले पेज में देख लेते हैं, ठीक। और यदि आपको समझ में आ रहा है तो आप हमारे चैनल से जुड़िए, और जुड़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, केवल यूट्यूब पर जाना है और वहाँ पर ज्ञान गुरु हिंदी 97 को सर्च करना है, और सर्च करने के बाद उस चैनल की सब्सक्राइब बटन को आपको प्रेस कर देना है, जिससे आप यानी चैनल से जुड़ जाएं, ठीक। आइए अब हम यानी क्या अंतिम देखते हैं। अंतिम जो है वो क्या है? अंतिम है श्रुत्यानुप्रास, ठीक है ना।
क्या है, अगला जो है श्रुत्यानुप्रास, श्रुत्यनुप्रास अलंकार, श्रुत्यनुप्रास अलंकार। ठीक, ये कौन सा था, पांचवा था। अब इसकी परिभाषा क्या है, इसकी परिभाषा भी हम क्लियर कर लेते हैं। इसकी परिभाषा है, ठीक, इसकी परिभाषा है जहाँ कंठ ताल आदि से किसी एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है, यानी जहाँ कंठ तालु, ठीक, कंठ कौन सा, ये कंठ है, ठीक, ये कंठ से, और तालु ऊपर का भाग, मुख के अंदर का जो भाग है, ठीक, तालु यानी जहाँ कंठ तालु आदि से, ठीक, कंठ तालु आदि से, ठीक है, कंठ तालु आदि से किसी एक, ठीक है, किसी एक ही स्थान, किसी एक ही स्थान से उच्चरित, मतलब उच्चरित का मतलब होता है उच्चारण, उच्चरित, उच्चरित, ठीक है, यानी किसी एक ही स्थान से उच्चरित होने वाले, उच्चरित होने वाले वर्णों, ठीक है, होने वाले वर्णों की आवृत्ति, होने वाले वर्णों की आवृत्ति हो तो वहाँ श्रुत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है, वहाँ श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है, ठीक, यानी वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, तो वहाँ पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण से क्लियर कर लेते हैं इसको, इसको हम किससे क्लियर कर लेते हैं, इसको उदाहरण से क्लियर कर लेते हैं। जैसे यानी क्या है, तुलसीदास सीदत निस्दिन, तुलसीदास सीदत, ठीक है, यानी क्या है, सीदत निस्दिन, ठीक। उसके बाद अगला क्या है, देखत तुम्हारे निठुराई, देखत तुम्हार निठुराई। अब यहाँ पर देखिए तुलसीदास, यहाँ पर ता दा रा ना, मतलब यह यहाँ पर क्या है, यानी ता दा और ना, ठीक है, दा और ना, इनकी आवृत्ति हुई, मतलब कंठ से उच्चरित होने वाले और ताल से उच्चरित होने वाले वर्णों की आवृत्ति हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, दंत वर्णों में ता दा ना, यानी क्या, जैसे यहाँ पर क्या हो गया, ता हो गया, उसके बाद ठीक यहाँ पर देखिए ता है, यहाँ पर भी ता है, उसके बाद दा, उसके बाद ठीक ना, उसके बाद फिर क्या है, रा, इनकी आवृत्ति हुई है और इनका उच्चारण स्थान है यानी कंठ और तालु से। तो यहाँ पर क्या है, कहीं ना कहीं क्या है, यहाँ पर यानी ता का उच्चारण, दा का उच्चारण, ना का उच्चारण, रा का उच्चारण हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, यानी कंठ और तालु से इनका उच्चारण, जैसे इचु यषाणाम तालु, ठीक है, यानी क्या, तालु से वर्णों की आवृत्ति हुई, यानी उच्चारण स्थानों से इनकी आवृत्ति हुई है, उच्चारण स्थान के अक्षरों की आवृत्ति हुई, इसलिए यहाँ पर जो है कौन सा अलंकार है, श्रुत्यानुप्रास अलंकार है, ठीक। उसके बाद अब यहाँ पर अनुप्रास अलंकार के भेद क्लियर हो गए, ठीक। अगली हम क्लास में आपको यानी क्या, शब्दालंकार के अर्थ, यानी क्या, शब्दालंकार के अंतर्गत आने वाला अगला जो यमक अलंकार है उस अलंकार को लेकर के उपस्थित होंगे, ठीक है। धन्यवाद, अगली क्लास में हम आपसे फिर मिलेंगे, ठीक, धन्यवाद।